अब जरा ध्यान से सुनना, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी कहानी हो जिसे बोलते हुए भी डर लगता है। क्योंकि ये कहानी शुरू होती है 15 मई 2008 की रात से, नोएडा सेक्टर 25 के एक बिल्कुल आम से दिखने वाले फ्लैट से, जहां डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार अपनी 14 साल की बेटी आरुषि के साथ रहते थे। दोनों पढ़े लिखे लोग, समाज में सम्मान, किसी से दुश्मनी नहीं। घर में बस एक घरेलू कर्मचारी था, हेमराज, जो नेपाल से आया था और कई सालों से उसी घर में काम कर रहा था। उस रात सब कुछ सामान्य था। खाना बना, लोग सो गए। किसी ने नहीं सोचा था कि सुबह उठकर पूरा देश इस घर को देखेगा। जब 16 मई की सुबह राजेश तलवार ने अपनी बेटी को उठाने के लिए उसके कमरे का दरवाजा खोला, तो उनके सामने जो दृश्य था वो किसी भी पिता के लिए जिंदगी भर का डर बन सकता है। आरुषि अपने बिस्तर पर पड़ी थी। उसका गला बेरहमी से रेता गया था। चेहरे पर चोटों के निशान थे, लेकिन कमरे में कोई जबरदस्त लड़ाई के निशान नहीं थे। ना सामान बिखरा था, ना कोई हथियार पड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बहुत चुपचाप हुआ हो। और सबसे अजीब बात यह थी कि घर का मुख्य दरवाजा बंद था, बालकनी बंद थी, खिड़कियां अंदर से बंद थीं, यानी बाहर से किसी के आने जाने का कोई साफ निशान नहीं था। पुलिस पहुंची तो पहला सवाल यही उठा कि घर में और कौन था। जवाब था हेमराज। लेकिन हेमराज घर में नहीं था। यहीं से पहली कहानी बनी कि नौकर ने ही लड़की की हत्या की और भाग गया। मीडिया ने इस कहानी को तुरंत पकड़ लिया। पूरे दिन टीवी पर यही चलता रहा कि नौकर कातिल है। लेकिन अगले दिन जब पुलिस छत पर पहुंची तो वहां हेमराज की भी लाश मिली। उसका भी गला रेता हुआ था। और यहीं पर यह केस पलट गया, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि नौकर ने क्या किया। सवाल ये था कि अगर नौकर ही कातिल था तो उसकी लाश वहां कैसे पहुंची, और अगर कोई तीसरा इंसान था तो वो बिना कोई दरवाजा तोड़े, बिना किसी को जगाए, दो लोगों की हत्या करके गया कैसे। इसी मोड़ पर यह केस एक साधारण मर्डर नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी पहेली बन गया जहां हर जवाब अपने साथ 10 नए सवाल लेकर आता था। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि शुरुआती जांच में सबसे बड़ी गलती यही हुई कि क्राइम सीन को ठीक से सुरक्षित नहीं किया गया। पुलिस ने घर को पूरी तरह सील नहीं किया। रिश्तेदार, पड़ोसी, मीडिया सब अंदर आते जाते रहे। छत जहां हेमराज की लाश थी उसे लगभग 24 घंटे तक ठीक से चेक ही नहीं किया गया। फॉरेंसिक टीम देर से आई। कई संभावित सबूत या तो नष्ट हो गए या ठीक से दर्ज ही नहीं किए गए। और जब किसी बाहरी व्यक्ति के ठोस सबूत नहीं मिले तो जांच का रुख धीरे धीरे माता पिता की ओर मुड़ गया। ये कहा गया कि शायद ऑनर किलिंग हुई, शायद बेटी ने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे नहीं देखना चाहिए था। लेकिन ये सब बातें सिर्फ थ्योरी थीं। इनके समर्थन में कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था। न खून से सने कपड़े मिले, न हत्या का हथियार मिला, न कोई ऐसा गवाह मिला जिसने कुछ देखा हो। फिर भी मीडिया ट्रायल चलता रहा। टीवी डिबेट्स में माता पिता को पहले ही दोषी मान लिया गया। समाज ने फैसला कर लिया, जबकि कानूनी प्रक्रिया अलग चल रही थी। बाद में केस सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने कई एंगल से जांच की। 2010 में एक क्लोजर रिपोर्ट दी जिसमें कहा गया कि सबूत पर्याप्त नहीं है, लेकिन इस रिपोर्ट को अदालत ने स्वीकार नहीं किया। 2011 में विशेष सीबीआई अदालत ने इसे चार्जशीट में बदला और 2013 में अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर राजेश और नुपुर तलवार को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुना दी। उस वक्त ऐसा लगा कि केस का अंत हो गया, लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। तलवार दंपत्ति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और 4 साल बाद 12 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि सीबीआई की जांच में गंभीर खामियां हैं, सबूतों की कड़ी पूरी नहीं है और सिर्फ शक के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इसीलिए दोनों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के साथ कानूनी तौर पर यह मामला खत्म हो गया, लेकिन सच्चाई सामने नहीं आई। अदालत ने यह नहीं कहा कि हत्या किसने की, सिर्फ ये कहा कि यह साबित नहीं हो सका कि माता पिता ने की। और यही इस केस की सबसे डरावनी बात है कि 2 लोगों की हत्या हुई, जांच हुई, ट्रायल चला, सजा हुई, फिर बरी किया गया। लेकिन आज भी कोई नहीं जानता कि उस रात उस घर के अंदर वास्तव में हुआ क्या था, कौन था, क्यों था और कैसे था। और शायद इसी वजह से ये केस आज भी लोगों को डराता है, क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सच्चाई इतनी चुपचाप मर जाती है कि शोर सिर्फ सवालों का रह जाता है।